हिमाचल प्रदेश में वर्ष 2022 चुनावी वर्ष है। राजनीतिक दलों ने चुनाव जीतने के लिए रोड मैप भी तैयार कर लिए हैं। भाजपा मिशन रिपीट के लिए तैयार है, तो कांग्रेस भी भाजपा को सत्ता से उखाड़ फेंकने की तैयारियों में जुटी है। वहीं आम आदमी पार्टी भी हिमाचल में दस्तक दे चुकी है। प्रदेश में सरकार किसकी बनेगी, ये तो आने वाला समय ही बता पाएगा। लेकिन इस चुनावी वर्ष में कई ऐसे चेहरे हैं जिन्हें यदि जनसेवा का मौका मिले तो अपने विधानसभा क्षेत्र के विकास के लिए पहले से ही प्रभावी विजन तैयार लेके बैठे हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं सिरमौर न्यूज। यदि जनसेवा के लिए पार्टी और जनता का आशीर्वाद मिलता है तो अपने विधानसभा क्षेत्र में किस तरह के विकास कार्य किए जाने चाहिए, इस बारे में सिरमौर न्यूज के स्टूडियो से आज हम सीधे बात करेंगे जिला सिरमौर के पांवटा साहिब विधानसभा क्षेत्र के वरिष्ठ भाजपा नेता मदन मोहन शर्मा जी से। मदन मोहन शर्मा जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद मैम। मदन मोहन जी, सबसे पहले हमारे दर्शकों को आप अपना संक्षिप्त में परिचय दे दीजिए, उसके बाद आपसे विधानसभा क्षेत्र के बारे में कुछ जानकारी लेना चाहेंगे। मैं बताना चाहूँगा कि मेरा नाम मदन मोहन शर्मा है और मैं 1982 से भारतीय जनता पार्टी का सदस्य हूँ और उसके बाद विभिन्न पदों पे रहा हूँ। मैं पांवटा में मंडल भाजपा का महामंत्री भी रहा और उसके बाद मंडल अध्यक्ष भी रहा पांवटा भारतीय जनता पार्टी मंडल का। उसके बाद प्रदेश कार्य समिति में भी सदस्य रहा और अपने बूथ का भी अध्यक्ष रहा और बूथ से हमने अच्छे मतों से लीड अब तक देते आए हैं। जितने भी चुनाव अभी तक हुए हैं, करीब 6 चुनावों में, और मेरे आसपास की जहाँ पर मेरा कारोबार है, जहाँ व्यवसाय है, वहाँ से भी हम भारतीय जनता पार्टी की लीड दिलाते रहे हैं आज तक और आगे भी ऐसी ही उम्मीद है कि भाजपा के लिए हम अच्छा काम करें और भारतीय जनता पार्टी का काफिला बढ़ता रहे और अच्छे मतों से भारतीय जनता पार्टी की जीत सुनिश्चित करें। जी मदन जी, तो अगले सवाल में मैं आपसे जानना चाहूँगी कि किस तरह की भौगोलिक परिस्थितियाँ हैं आपके विधानसभा क्षेत्र की। हमारे जो विधानसभा क्षेत्र है जिसमें 36 पंचायतें हैं, उसमें 11 पंचायतें पहाड़ की हैं और 13 इसमें वार्ड है। जो नगर परिषद पांवटा है उसमें 13 वार्ड है। पहाड़ का एरिया है और प्लेन का एरिया है और नगर परिषद का एरिया है जो शहरी क्षेत्र कहलाता है। और करीब सभी जगह पर मेरा जाना आना रहता है और लोगों से परिचय भी रहता है और लोगों के दुख सुख में मैं सम्मिलित भी होता हूँ और कई ज़रूरतमंदों को कोशिश करता हूँ कि जितनी मेरी सामर्थ्य है उसमें मैं सहायता कर पाऊँ। मदन जी, अब आप हमारे दर्शकों को बताइए कि अभी आपके विधानसभा क्षेत्र में हाल फिलहाल कितने मतदाता होंगे। 82,000 से 83,000 के बीच में मत जाता है। अभी भी मत सूचियाँ बन रही हैं और मतदान करने वाले नए युवक युवतियाँ मतदाता के रूप में जुड़ते जा रहे हैं। तो सर, अगला सवाल हम आपसे सीधा पूछेंगे आपकी राजनीतिक सफर के बारे में। कब आना हुआ आपका इस क्षेत्र में, जरा इस बारे में थोड़ा बताइए। जो पांवटा क्षेत्र है उसमें क्योंकि मैं काफ़ी अरसे से भाजपा से जुड़ा हुआ हूँ और साथ साथ सामाजिक कार्य भी करता रहता हूँ, इसलिए चाहे मैं तो ये समझता हूँ कि अगर किसी अन्य संगठन से भी लोग कोई जुड़े हुए हैं तो वो भी मेरे साथ हैं। और भाजपा का तो सदस्य मैं रहा ही हूँ और वरिष्ठ कार्यकर्ता हूँ और अब तक भारतीय जनता पार्टी के हित में काम करते आए हम। और इस बात की जानकारी मेरे प्रदेश नेतृत्व का भी है और केंद्रीय नेतृत्व को भी है कि मैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के साथ साथ सामाजिक कार्यकर्ता भी हूँ
और सामाजिक काम भी करता रहता हूँ। और इस बात की शायद पिछले कई अरसे से मीडिया में आप लोगों के माध्यम से भी इस चीज़ को दर्शाया गया है, उसके लिए मैं आपका भी धन्यवादी हूँ कि सामाजिक कार्यों के लिए और भारतीय जनता पार्टी के सदस्य के नाते मेरे को जो मेरे कार्य हैं, जो मेरी कार्यशैली है, उसको समय समय पर दर्शाया जाता रहा। मदन जी, मैं आपसे अब जानना चाहूँगी कि आपको ऐसा कब लगा कि आप भी अपने विधानसभा क्षेत्र के विकास में चार चांद लगा सकते हैं, यदि आपको विधानसभा में जाने का मौका मिले तो? मैं 7 साल से लगातार जनता से ज़्यादा जुड़ा रहा हूँ और जनता की जो समस्याएं हैं उनसे रूबरू हूँ। और मैं समझता हूँ कि मैं अब व्यवसाय भी कर ही रहा हूँ और व्यवसाय से हट के मैंने अपने आप को एक समाज में काम करने के लिए प्रस्तुत किया हुआ है। ईमानदारी से, सच्चे मन से और अपने बुद्धि विवेक से मैं काम करने की इच्छा रखता हूँ कि मुझे मौका मिलेगा और इस बार 100% मौका मिलेगा कि मैं भारतीय जनता पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी के रूप में जनता के बीच में आऊँगा और जनता मुझे भारी समर्थन देगी, ऐसा मेरा विश्वास है। और मैं जनता की आकांक्षाओं पे भी खरा उतरने की स्थिति में हूँ, ऐसा मैं समझता हूँ। और जनता के जो समर्थन से मेरे को ऐसा महसूस होता है कि जनता भी मेरे साथ है। मदन जी, अब जानना चाहेंगे आपसे कि पांवटा के विधानसभा क्षेत्र के विकास को लेकर आपका विजन क्या है? हम धीरे धीरे करके एक एक विषय पर आपसे जानना चाहेंगे। सबसे पहले मैं बात करती हूँ, मूलभूत सुविधाओं की बात करते हैं। सड़क, बिजली, पानी की अभी जो मौजूदा स्थिति है वह क्या है आपके विधानसभा क्षेत्र में, और इससे संबंधित आपका विजन क्या है? वैसे तो मैं समझता हूँ कि जो पांवटा विधानसभा क्षेत्र है तो हिमाचल प्रदेश में एक अच्छा विधानसभा क्षेत्र है जिसमें काफ़ी विकास कार्य हुए हैं। बिजली, पानी, सड़क, स्कूल, शिक्षा, ये सारी जो सुविधाएं हैं यहाँ पर हैं। इनकी बेहतरी के लिए आवश्यकता है और समय समय पर जो हमारे प्रदेश की सरकार है, इस वक्त माननीय मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी हैं और समय समय पर उन्होंने पांवटा के लिए बजट भी प्रदान किए हैं और केंद्र की नीतियाँ माननीय मोदी जी के द्वारा प्रदेश में दी जाती है, उसमें पांवटा को भी लाभ मिला है। और पांवटा में बहुत सारे स्वयं सहायता ग्रुप है जो महिलाओं के हैं, तो मैं देखता रहता हूँ कि काफ़ी महिलाओं में भी केंद्र सरकार की नीतियों के चलते काफ़ी संतोष है और सबको सुविधा और सहायता मिलती रहती है। और ऐसे ही मैं चाहता हूँ कि आगे भी विकास कार्य और तेज़ी से बढ़े और जो मूलभूत सुविधाएं हैं इसमें जहाँ कोई वंचित रह गया है उसमें भी बिल्कुल गहराई से देखा जाएगा और उस चीज़ को जो नहीं प्राप्त कर पाया हो उसको सुविधा मुहैया कराने की हम सहायता करेंगे और हमारी भरपूर कोशिश करेंगे। तो जैसे कि हमने अभी मूलभूत सुविधाओं के बारे में बात की, सड़क, पानी, बिजली को लेकर हमने बात की, वैसे ही सर एक और मूलभूत सुविधा है जो कि शिक्षा है। तो सर मैं जानना चाहूँगी कि शिक्षा के क्षेत्र में आप अपने विधानसभा क्षेत्र में क्या क्या बदलाव करना चाहते हैं? मतलब आज के समय में जैसा कि हमें पता है कि मुफ्त में शिक्षा देने वाले अधिकतर सरकारी स्कूल तो बदहाल हैं, लोग निजी स्कूलों में अपने बच्चों को पढ़ाने की प्राथमिकता दे रहे हैं, तो इस बारे में आपके क्या विचार हैं? मैं अब ऐसा नहीं देखता, इस सरकार के चलते और प्राइवेट स्कूलों से कंपटीशन देखते हुए सरकारी स्कूलों ने भी अपने स्तर को अच्छा किया है और अब सरकारी स्कूलों में बेहतर शिक्षा मिलने लगी है। मेरे घर के आसपास भी स्कूल है, बल्कि मेरे जो हमारा प्रीमिसेस है, आंगन है, उसके साथ भी एक स्कूल है, सरकारी स्कूल है, 8वीं तक स्कूल है और उसमें जो स्तर बड़ा है और हम बिल्कुल आंगन में ही है तो देखते रहते हैं
तो उससे भी कंपैरिजन करते हैं। और जैसे मेरा जाना आना इधर उधर चलता रहता है, तो काफ़ी बेहतर स्थिति है आज से 20 साल के अगर हम तुलनात्मक दृष्टिकोण से देखें तो। बहुत विकास शिक्षा के क्षेत्र में हिमाचल प्रदेश में हुआ है और ऐसा पांवटा में भी हुआ है। परंतु यहाँ देखता हूँ कि और भी संभावनाएं हैं कि हमारे जो बच्चे टेक्निकल एजुकेशन लेना चाहते हैं तो उनको और बेहतरी की आवश्यकता है। और जो तकनीकी शिक्षा है जिसमें पॉलिटिकल कॉलेज भी यहाँ पर है, पॉलिटेक्निक कॉलेज है यहाँ है, इंजीनियरिंग कॉलेज भी है, इनकी बेहतरी के लिए और अच्छा काम किया जा सकता है ताकि जो स्टूडेंट है, बाहर पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं, उनके लिए यहाँ पर सुविधा मुहैया कराई जा सके। केंद्रीय सरकार ने यहाँ लगभग 10 साल पहले घोषणा IIM की है और उसका भी यहाँ पर काफ़ी ज़ोर शोर से कंस्ट्रक्शन चली हुई है और क्लासेस तो बैठनी शुरू हो ही गई थी। 4 साल होने वाले हैं इस बात के लिए कि यहाँ IIM की क्लासेस हो गई। और ये प्रदेश क्या, ये तो राष्ट्रीय स्तर का काम है। IIM काफ़ी इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स का काम है। तो ऐसी यहाँ पर बेहतर शिक्षा है और बेहतरी की भी आवश्यकता है और यहाँ से रोज़गार मिलता रहे, ऐसी शिक्षा देने की एक नीयत है। और हम इस विषय पे भी मैं सोचता रहता हूँ कि जो यहाँ पर हमारे उद्योग हैं उसमें काफ़ी सारे युवक युवतियों को रोज़गार मिले, इस बात की कोशिश हमारी रहेगी। जी सर, ये तो हुई अभी शिक्षा को लेकर चर्चा। अब मैं स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर मैं आपका विज़न जानना चाहती हूँ कि आपके क्या ख्यालात हैं, क्योंकि अक्सर हम लोग आपके क्षेत्र की रिपोर्टिंग के दौरान देखते हैं कि गिरिपार क्षेत्र को बिल्कुल इग्नोर किया गया है। आज भी वहाँ के लोगों को इलाज के लिए शहर की तरफ भागना पड़ता है। इस बारे में सर आप क्या कहना चाहेंगे? इलाज के विषय में ये बहुत बड़ा मुद्दा है, क्योंकि इलाज के विषय में जो पांवटा क्षेत्र है और इसके आसपास का क्षेत्र है, पांवटा साहिब में अभी एक बड़ा हॉस्पिटल बना है परंतु इसके सुविधाएं नहीं हैं और संतोषजनक स्थिति इलाज की अभी तक नहीं हो पाई है। इस बात की कमी हमारी उसमें सरकार की तरफ से जो रही होगी, तो वो मैं आशा करता हूँ कि अगले उसमें टेन्योर में, अगले कार्यकाल में वो पूरी हो जाएगी, क्योंकि कभी स्टाफ की कमी है, कभी इक्विपमेंट की कमी है। तो पीछे धरना प्रदर्शन भी हुआ था रेडियोलॉजिस्ट को लेकर और उसमें एक रेडियोलॉजिस्ट सरकार ने मुहैया भी कराई मुख्यमंत्री के सौजन्य से। तो क्योंकि एरिया बहुत बड़ा है, यहाँ जो उत्तरांचल से विकासनगर साथ में लगता हुआ एरिया है और हरियाणा से कलेसर वगैरह का एरिया लगता हुआ है, तो वो लोग भी इलाज के लिए पांवटा साहिब जाते हैं। तो पांवटा साहिब में इलाज बेहतर मिले और यहाँ डॉक्टर पूरे पद डॉक्टरों के भरे हैं रहें, तो इस बात की सुनिश्चितता की जाएगी और अच्छे डॉक्टर हों और इलाज में कोई कोताही ना हो और रेफरल हॉस्पिटल ना बने कि यहाँ से हर बारी रेफ़र किया जाए किसी जो हमारे बीमार हैं या हमारे जिसको कोई गंभीर बीमारी है उसका भी इलाज यहाँ हो, तो उसके लिए योजनाएं सुनिश्चित की जाएंगी, ऐसा मेरा विश्वास है। और जहाँ तक गिरिपार की बात की आपने, तो गिरिपार में बहुत सारी संभावनाएं हैं उद्योग की भी और हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से भी गिरिपार को सुविधा मुहैया कराने की इच्छा रखते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जो करने वाली हेल्थ के विषय में है, तो जो हमारे विचार में है। सर, जैसा कि हम आज के हालात में देख रहे हैं कि देश में एक बड़ा मुद्दा है बेरोजगारी। सरकारें कभी भी 100% रोजगार नहीं दे सकती और शायद ये संभव भी नहीं है। ऐसे में आपके पास बेरोजगारी को लेकर क्या योजनाएं हैं या क्या विजन है जिससे कि आपके क्षेत्र के बेरोजगार लोगों को रोजगार से आप जोड़ पाएंगे? यहाँ पर बहुत सारे उद्योग हैं और मुख्यतः यहाँ पर फार्मा दवाई का उद्योग है। तो दवाई के उद्योग में पहले ही बहुत सारे बेरोजगारों को रोज़गार मिला है
इस बात को मानना ही चाहिए हमें, और ये भी सरकारी अच्छी नीतियों के कारण हुआ है। और दवाइयों का उद्योग यहाँ पर एक तरह से मैं तो ये समझ रहा हूँ कि फार्मा हब ही बन चुका है पांवटा साहिब क्षेत्र, और भी संभावनाएं हैं यहाँ पर, और अच्छी सी बड़ी बड़ी कंपनियों से बात करके, और यहाँ पर ज़मीन का काफ़ी स्कोप है, गिरी पार्क क्षेत्र में ज़मीन का काफ़ी स्कोप है। तो हम किसी बड़ी कंपनियों को सहायता उपलब्ध ज़मीन के लिए कराएं और बिजली पानी के लिए कराएं, तो यहाँ पर और भी उद्योग आएंगे और उनको उनमें रोज़गार मुहैया कराया जा सकता है। रोज़गार की स्थिति यहाँ दूसरे विधानसभा क्षेत्रों से ज़्यादा बेहतर है, मैं ये समझता हूँ। और फिर भी क्योंकि पांवटा क्षेत्र है तो ये तेज़ी से बहुत बढ़ता हुआ क्षेत्र है, तो बेरोज़गारी संभावतः बढ़ती जा रही है, तो रोज़गार के साधन भी बढ़ते रहने चाहिए और उसमें सबको रोज़गार भी मिलता रहे, तो ऐसी मैं समझता हूँ। बाकी दूसरे भी उद्योग कई किस्म के हैं यहाँ पर खनन का व्यवसाय जो वैध रूप से है, तो उसमें भी हज़ारों लोग जुड़े हुए हैं, और मैं भी वैध रूप से खनन का व्यवसायी हूँ, जिसमें हम अभी तो पिछली सरकार ने और केंद्र सरकार ने इस किस्म के सिस्टम किया हुआ है कि उसमें बिल्कुल भी अवैध खनन या अवैध रूप से व्यापार ना हो, तो इस किस्म से इस चीज़ को एनालिसिस करके और इसका व्यवसाय को सुदृढ़ीकरण किया है। और इसमें भी और संभावना है कि और भी जो अभी खनन पट्टे और जो स्टोन क्रशर्स और इसके कंसर्न जो जैसे ब्रिक्स बनती है कंक्रीट की, या और कोई कंक्रीट का सामान बनता है, तो उसमें भी काफ़ी संभावनाएं हैं, और कुछ तो हो चुका है और कुछ संभावनाएं और भी बढ़ेंगी। तो इस किस्म के व्यवसाय में भी काफ़ी लोगों को रोज़गार से जोड़ा जा सकता है और उद्यमियों को व्यवसाय मिल सकता है, ऐसी संभावना है। जी सर, अभी हमने बात की है कि लोगों के विकास के बारे में। अब सर हम जानना चाहेंगे आपके क्षेत्र के विकास के बारे में। पर्यटन की दृष्टि से तो आपके विधानसभा क्षेत्र को अभी तक शायद पूछा नहीं गया, यहाँ तक कि आपका पूरा जिला पर्यटन की दृष्टि से अभी तक इग्नोर किया गया है। तो इस बारे में आपका कोई विज़न है कि पर्यटन और धार्मिक पर्यटन के विकास को लेकर रेणुका जी और पांवटा साहिब जैसे धार्मिक स्थल हैं आपके क्षेत्र के अंदर, तो इस बारे में आप क्या सोचते हैं? हाँ, ये भी एक मुद्दा है। देखिए, धार्मिक पर्यटन के लिए भी अभी काफ़ी काम करने की आवश्यकता है, क्योंकि जो पांवटा से बायास्तोन रेणुका जी रोड जाती है वो भी बारिश के दिनों में टूट जाती है, और कई बार वो 15-15 दिन भी ठीक नहीं हो पाती। तो उसके लिए भी व्यापक योजना मेरे दिमाग में है कि उसके लिए हम अच्छी सड़क की व्यवस्था करें, और साथ में जो वैकल्पिक व्यवस्था बाया बायला बिरला है सड़क, उसको भी चौड़ीकरण करने की आवश्यकता है और पक्का करने की आवश्यकता है। उसको भी धार्मिक पर्यटन से जोड़ने की, वो जंगल से होते हुए रास्ता सड़क जाती है, तो वो भी 12 महीने उसको खुला रहे, इसका हम प्रबंध अवश्य करेंगे। और ये कोई बड़ा बजट का काम भी नहीं है, सिर्फ विज़न की बात है कि आपने वो करना है। तो उसको रेणुका जी को वैसे भी माता रेणुका का बड़ा आशीर्वाद रहता है, क्योंकि मेरी बसेस भी चलती है, और बसेस को चलते हुए 1993 से चलती है, तो 29 साल हो गए, और बड़ा सहयोग जनता का भी उस रोड के लिए रहता है। तो मैं चाहूँगा कि अगर कृपा रही ईश्वर की, तो उस सड़क को भी हम अच्छे से दोनों विकल्पों के रूप में सोच करके कि बायास्तोन और बाया बायला बिरला रोड को हम अच्छे से व्यवस्थित रखेंगे, ताकि धार्मिक पर्यटन से लोग जुड़ें और आना जाना रहे। साथ में जो गुरुद्वारा है पांवटा साहिब का, यहाँ से भी लोग जुड़े रहें, गुरुद्वारा में भी आए और मत्था टेकें, गुरु महाराज का आशीर्वाद लें।
और ये एक टूरिस्ट कॉरिडोर के रूप में भी मैं कई बार देखता हूँ कि इसको एक टूरिस्ट कॉरिडोर, धार्मिक रिलीजियस कॉरिडोर के लिए भी व्यवस्था करने की आवश्यकता है। इसको और अच्छे से सौंदर्यकरण करने के लिए भी हम इसका रखेंगे प्रावधान। साथ ही मैं समझता हूँ कि जो पांवटा से उत्तरांचल और हरियाणा और चंडीगढ़ से जुड़ते हुए जो हमारा पहाड़ी क्षेत्र है, इसमें हम पर्यटन की दृष्टि से काफ़ी विकास कर सकते हैं। इसमें मंदिर भी हैं बीच में रास्ते में, और 4 लेन, अगर 4 लेन भी यहाँ से पांवटा से यहाँ से किया जाए और पहाड़ी क्षेत्र से होते हुए यहाँ डांडांच पड़ता है, अम्बुआ पड़ता है, फिर नगेता पड़ता है, टोरू, भेला और नीचे उसके बाद डाकपत्थर को जोड़ा जा सकता है। तो वो भी मेरे दिमाग में विज़न है कि उसको भी आसानी से किया जा सकता है, क्योंकि सड़क है, इसका चौड़ीकरण की आवश्यकता है। और साथ में टूरिस्ट हट्स इसमें लगाए जा सकते हैं, और जो बेरोजगार युवक है और जिनकी इच्छा शक्ति है कि पर्यटन की दृष्टि में वो आगे आना चाहें, तो उनके लिए हम सहायता उपलब्ध कराने की स्थिति में रहेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। सर, अब आपसे एक अंतिम सवाल पूछना चाहूँगी मैं। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी से अभी हाल ही में आपकी 2 बार मुलाकात हुई है। क्या इस मुलाकात को हम आपकी टिकट पक्की होने से जोड़ सकते हैं? क्योंकि जगत प्रकाश नड्डा जी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और हमारे परम सम्मानीय हैं। संगठन के हट के वो बात करते नहीं है। वो देखते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के लिए कौन हितकारी है और कौन हितकारी नीतियां लागू कर सकता है, कौन पार्टी को आगे बढ़ा सकता है। वो उसी विषय को लेकर आगे चलते हैं और इसी वजह से वो बहुत कामयाब भी हैं। और परम सम्मानीय प्रधान मिनिस्टर मोदी जी भी उनको इसीलिए सम्मानित रखते हैं कि वो एक अच्छा काम करते हैं और अपने दायित्व के प्रति बहुत उत्तरदायित्व रखते हैं, सीरियस हैं, और पार्टी लाइन से हटके वो संबंधों को इतना तवज्जो नहीं देते जितना कि पार्टी को देते हैं। तो ये तो अभी उनके ऊपर निर्भर करता है कि वो हमें किस स्तर पर रखते हैं, परंतु अभी अपना पक्का मन चुनाव का है। मैं सभी अधिकारियों से, केंद्रीय अधिकारियों से या प्रदेश के अधिकारियों से भारतीय जनता पार्टी के बोल चुका हूँ कि हमने चुनाव का एक अच्छी स्थिति हमारी है और पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ने की स्थिति मेरी रहेगी। इस बात के लिए मैं आश्वस्त हूँ और 100% मैं मानता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का टिकट रहेगा और हम चुनाव में भी बहुत अच्छे भारी मतों से जीतेंगे। इस बात के लिए मैं आश्वस्त हूँ। मदन मोहन शर्मा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने सिरमौर न्यूज़ को अपना कीमती समय दिया। तो ये थे हमारे साथ पांवटा साहिब से भाजपा के वरिष्ठ नेता मदन मोहन शर्मा जी, जिन्होंने अपने विधानसभा क्षेत्र के विकास को लेकर अपना विजन हमारे साथ साझा किया है। यदि इन्हें इस बार पार्टी टिकट देकर जनता के बीच जाने का मौका देती है और जनता इन्हें विधानसभा तक पहुंचाने के आशीर्वाद देती है, तो क्या क्या कार्य प्रमुखता के साथ अपने विधानसभा क्षेत्र में करेंगे, ये हमने जाना। अगली बार किसी और नेता के साथ हम अपने स्टूडियो से जुड़ेंगे और उनसे भी जानेंगे उनका विजन। आप देखते रहिए सिरमौर न्यूज़। अन्य खबरों के लिए हमारी वेबसाइट www.sirmaurnews.in जरूर देखें।